हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक तुम्हारे दिमाग से भ्रम दूर कर दूं, एक मिथ दूर कर दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कठिन भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ही आसान है, इतनी आसान है कि तुम उसकी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अब तुम कहोगे ऐसे झूठ बात नहीं मानेंगे हम, ऐसे तुम कुछ कहोगे हम मान जाएंगे थोड़ी। तो जब भी देखना मैं क्वेश्चन कराऊँ, चाहे आयुर्वेद से कराऊँ, देखो आयुर्वेद से कराऊँ या फिर कराऊँ SC वर्मा से, IIT एडवांस के क्वेश्चन कराऊँ, JEE मेन से क्वेश्चन कराऊँ, नीट के कराऊँ, एम्स से कराऊँ, कहीं से भी क्वेश्चन कराऊँगा ना, तुम उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ जाओगे, उस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि तुम किसी को भी जाके समझाओगे। तुम यहाँ तक कि 9-10th क्लास के बच्चे को भी समझाओगे ना तो उसे समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में टीच करता हूँ ना, 3-3 4-4 घंटे पढ़ाता रहता हूँ, वो बच्चे इतने आराम से पढ़ते हैं ना कि वो मतलब अगर तुम 3 घंटे की मूवी देखोगे ना तो 2 बार तुम्हें इंटरवल में जाना पड़ेगा। अगर तुम मोबाइल पर कोई देखोगे वीडियो 3 घंटे की तो तुम 4 बार 10 बार उठोगे। लेकिन यहाँ तुम जब जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, 3-3 घंटे बैठ के पढ़ा देता हूँ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं यार। उस तरीके का इंटरेस्ट डेवलप करो ना, बच्चे सब पढ़ना चाहते हैं, हर कोई पढ़ना चाहता है, हर सब कुछ समझना चाहता है। बातें बहुत हो गई हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मतलब पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। चलो देखो, अब देखना कि मेरा तरीका कैसा, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। अभी सोच लो कि हम कुछ भी नहीं पढ़ रहा, दिमाग से निकाल दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड तुम कुछ भी चीज़ जानते हो। सबसे पहले दिमाग से निकालो कि तुम इससे रिलेटेड कुछ जानते भी हो। क्योंकि जो एम्प्टी माइंड होता है ना, खाली दिमाग, बेस्ट माइंड होता है वो। क्या है? एम्प्टी माइंड सबसे बेस्ट माइंड होता है। इसकी कहानी और कभी सुनाऊंगा कि क्यों होता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है। देखो, अपन शुरू करते हैं कहानी से। ये है लड़का, ये है लैला और ये है मजनू। मतलब ये गर्ल है, ये बॉय है। मेल एंड फीमेल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं लव। मुझे लव हो गया कि नहीं? इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं लव। या फिर तुम ये सोच सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि जो इंसानों के बीच में होता है, जो अट्रैक्शन इंसानों के बीच में होता है, उसे हम बोलते हैं लव। अब एक दूसरी कहानी सुन लो। एक ए है, ये बी है। इसका नाम अनीता है, इसका नाम विनीता है। अनीता विनीता लड़कियों में कम बनती है, मतलब एक दूसरे से जेलस करती रहती हैं। दो लड़के एक कलर की शर्ट पहन सकते हैं, लेकिन दो लड़कियां एक कलर की नेल पॉलिश भी नहीं लगा सकती हैं। ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, इन दोनों में जो रिपल्सन, मतलब इन दोनों में नफ़रत होती ना, जिसे हेट बोलते हैं, मतलब रिपल्सन, हेट या जो भी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम हिट बोलते हैं। जो रिपल्सन होता है, जो दोनों लोगों को दूर दूर रखे, उसे हम हिट बोलते हैं। ऐसे ही जो कोई मास होता है, जैसे मान लो ये पेन है और ये पेन है, दोनों के पास वजन है ना कुछ मास है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक मास है और दो मास है। हम इस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं, इस भरोसे से पढ़ा रहे हैं, इस सोच के पढ़ा रहे हैं कि 11th क्लास में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अब देखना तुम सब कुछ सीखोगे। तो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है, एक ही फोर्स होता है जिसे बोलते हैं अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल। जो तुमने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू होता है G m1m2/r²। समझेंगे, घबराओ नहीं, क्या है। ऐसे ही दो चार्जेस के बीच में
क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स दो चार्जेस के बीच में दो टाइप के होते हैं, रिपल्सन भी होता है, रिपल्सन दोनों चार्ज को दूर दूर रखता है, और एक अट्रैक्शन होता है जो दो चार्ज को पास पास में लाता है। उस फोर्स को हम कहते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पढ़ने वाले हैं, मतलब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ो, समझो, या फिर समझो इलेक्ट्रिक फोर्स, समझे यहाँ। अब ये मज़ा नहीं आया चार्ज में, फील नहीं आता ना आखिरकार चार्ज क्या है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्रोटॉन में जो रिपल्सन होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हम लोगों ने यहाँ क्या जाना है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, और जबकि अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होता है। जितनी अच्छी दोस्ती, जितनी मोहब्बत किसी लड़के की किसी लड़की से होती है ना, उतनी अच्छी मोहब्बत दोस्त दोस्त में नहीं होती है। वो स्टेटस लगाने के लिए काफ़ी होता है कि दोस्त लड़के और लड़कों की दोस्ती बेस्ट होती है, लेकिन जब बीच में लड़की आ जाती है ना तो क्या होता है, सब धरी की धरी रह जाती है। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, गर्ल मतलब पार्टनर और मनी, पैसा, इन दो, और जायदाद जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड जायदाद होती है, इन दोनों चीज़ में अच्छों की नीयत बदल जाती है और अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। जैसे लव नापने का कोई मीटर नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बना कि नहीं यार अगर 55 किलो की होगी तो लव कम होगा, और अगर 45 की होगी तो और कम होगा, 1 क्विंटल की होगी तो जब ज़्यादा होगा। नहीं है ना, कोई मीटर नहीं है ना कि कैसे नापें क्या है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब दिल लगा गदी से तो क्या करे परी, और कभी कभार ऐसा होता है कि तुम जैसे सबसे ये सोचते हो कि इस लड़की की कभी गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर होती है ना, फिर तुम कहते हो कि लड़कियों के बाकी में दिमाग घुटनों में होता है क्या, मतलब फिर ये लगता है कि लंगूर को ही अंगूर मिलते हैं। ऐसे होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अगर सोचो यार, अगर लव नापने का कोई फॉर्मूला होता, क्या होता, लव नापने का अगर फॉर्मूला होता तो मतलब बेवफा कोई नहीं होता यार। क्यों, मतलब जैसे ही दो लोग होते, लड़का लड़की, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, वैल्यू जैसी आई उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते थे कि लव कितना है, स्ट्रांग है कि वीक है। सोचा ना, मतलब मैं कितना साइंटिस्ट वाली बात कर देता हूँ ना कभी कभार। चलो छोड़ो, देखो कूलम्ब्स लॉ हमने कहा, लेकिन चार्ज के बीच में कितना मोहब्बत है या फिर कितनी नफ़रत है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो दिया था कूलम्ब्स ने। एक फ्रेंच के मतलब फिजिक्स के इंटरेस्ट होगा, मोहब्बत होगी, जैसे हमें पढ़ाने में मोहब्बत है उन्हें फिजिक्स में होगी। तो उनने एक्सपेरिमेंट किया, अपन उससे मतलब नहीं है, फलाना ढमकाना करते रहे, अपन को उससे मतलब नहीं है। अपन को तो मतलब है कि उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया। देखो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज को मान लिया हमने क्या, प्रोटॉन मान लो या न्यूक्लियस मान लो, और ये है नेगेटिव चार्ज, मान लो इलेक्ट्रॉन मान लो। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना होगा, मतलब लड़का और लड़की में कितनी मोहब्बत होगी। तो उन्होंने कहा है कि जो इन दोनों में अट्रैक्शन होता है, जो प्यार होता है ना, वो उसकी कहानी इस तरीके से है
कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे है, मतलब Q1 और Q2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो है इन दोनों के बीच में दूरी 1/r²। समझे कि नहीं? ऐसे ही इनने देखा कि अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 2 चार्ज मान लिए हैं, Q1 मान लो, Q2 मान लो, इनके बीच की दूरी है a, और इनने पूछा कि यार इसके बीच में रिपल्सन कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि रिपल्सन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो आखिरकार इन सब ने बात निकाली और कहा कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो जाता है। घबराना नहीं, ऐसे जैसे अभी कहानी सुना रहा, पूरी सुनाता हूँ, पूरी फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। वो अट्रैक्शन मतलब जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है Q1 और Q2। मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है r²। मतलब साला कोई भी रिश्ता हो, दूरियां बढ़ने पे कमज़ोर हो ही जाता है, दूरियां बढ़ने पे कमज़ोर हो ही जाता है, इसलिए ब्रेकअप भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब निब्बा निब्बी लोग कहेंगे नहीं हमारी वाली तो सबसे सच्चा प्यार करती है, वो बात अलग है। देखो जैसे मान लो अपन ने निकाल लिया है, जैसे मान लो अपने पास रहा एक चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। क्या है? 2 मीटर। जैसे इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। कंफर्म कि नहीं? देखो मतलब हमने एक पहली इक्वेशन बनाई है, दूसरी इक्वेशन बनाई है, मतलब ओवरऑल हमारे पास कितना बचा है कि जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में होता है Q1 Q2 अपॉन r²। कंफर्म कि नहीं? एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। देखो फॉर्मूला डेफिनेशन लिखवा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, रटने पे नहीं समझने पे जोर दो। तो जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिसे जनरली हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या, इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये K ही होता है। इस K की वैल्यू जिसने सही निकाल दी, मतलब जो अभी कूलाम से पहले भी कई लोगों को पता होगा कि आखिरकार दो चार्ज रिपेल करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड फलाना दिखाना, लेकिन उन्होंने ही बता पाएगा आखिरकार कितना मैग्नीट्यूड से करते हैं। सबको पता है कि क्या बोलते हैं कि लड़का लड़की में मोहब्बत होती है, कभी कभी किसी में नफ़रत भी होती है, कितनी होती है बात इस बात पे चलती है। तो वही इनने K की वैल्यू निकाल के दी थी 1/4πε0। तो तब जाके फॉर्मूला बना था कि F इक्वल टू, समझाएंगे पूरा, K लिख लो Q1 Q2 अपॉन r²। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अब एक बात मैं बता दूं कि इसी को बोलते हैं कूलाम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को, इसका मतलब भी समझाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकते हैं और रिपल्सन भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अब तुम्हें एक बात बता दूं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सॉरी मतलब यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल ये फॉर्मूला नहीं है। जैसे यूनिवर्सल का मतलब ऐसा समझो कि हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। जो हमने जो फार्मूला दिया है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर किसी के लिए फॉलो नहीं करता है। ये जो फॉलो करता है वो सिर्फ करता है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज।
किसके लिए करता है? पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे मान लो एक सीट है, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक बगल में एक रॉड रखी है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है? हम F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रख के नहीं निकाल सकते हैं, याद रखना है। इसी की हेल्प से निकालते, लेकिन डायरेक्ट इसको रख के नहीं निकाल सकते हम। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल फंक्शन करेंगे, वहाँ तब जाके समझ में आएगा। लेकिन एक याद रखना कि हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि कहानी अपन ने सुन ली है बहुत। डेफिनेशन लिखोगे तभी एग्ज़ाम में जाके लिख पाओगे, नहीं तो बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ी लिखेंगे सर वो मोहब्बत थी, नफ़रत थी, सर समझ लो ना। 2-4 शायरी लिख दोगे, टीचर कहेगा लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी गरीबियों वाली डेफिनेशन। देखो कूलाम्स ने क्या कहा है कि कूलाम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट। देखो पहली बात है कि ये किसके लिए होना चाहिए? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट चार्ज कि स्टेशनरी मतलब होता है कि ये रेस्ट पे होना चाहिए, और दूसरी बात होना चाहिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए। मतलब कि जो तुमने भी पढ़ा है ना, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलाम्स ने दिया था, उसकी 2 लिमिटेशन हो गई हैं। क्या लिमिटेशन हो गई? वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, और चार्ज कब होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। अब देखो कूलाम्स ने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस। मतलब Q1 एंड Q2 की कितनी वैल्यू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के पे करता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन्होंने कहा था कि आखिर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है कि इन दोनों के बीच की दूरी पे। मतलब F इक्वल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर तुम R की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अगर दूरियां बढ़ाते जाओगे, तो चाहे मोहब्बत हो या नफ़रत हो, कम हो ही जाती है। समझे कि नहीं? और अगर तुम नज़दीकियां घटाते जाओ, मतलब पास आते जाओ, तो चाहे मोहब्बत हो या नफ़रत हो, दोनों बढ़ती ही जाती हैं। समझे कि नहीं? और इसमें मैग्नीट्यूड का सिंपल समझ में आ जाता है कि अगर Q1 की तुम वैल्यू इंक्रीज़ करोगे तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, या तुम Q2 की इंक्रीज़ करोगे तब भी फोर्स इंक्रीज़ ही होगा, और Q1 एंड Q2 दोनों के अगर इंक्रीज़ करोगे तब भी फोर्स इंक्रीज़ ही होगा। अगर मतलब घटाओगे तो घटेगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो जब हमने कहा था कि आखिरकार ये बना कुछ इस तरीके का आर स्क्वायर, हमने कहा था जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस के की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसमें और भी पूरा डिटेल में बात करेंगे, इतना करेंगे कि तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इस के की क्या नाम है, देखो आखिरकार इसको क्या बोलते हैं, तो बेसिकली एक प्रकार का क्या कांस्टेंट है, कौन से फोर्स का कांस्टेंट है? इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसलिए इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इस के की क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। देखो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बात बता दूं कि दुनिया का कोई भी फोर्स हो, उन सारे फोर्सेस की यूनिट जो होती है वो न्यूटन ही होती है। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट क्या है, तो क्या है यूनिट? न्यूटन, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुमसे इसकी यूनिट बनानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। F इक्वल टू क्या हो गया है? के
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे समझो, इसकी न्यूटन रख दो, के की अपन को निकालना है। Q1 की चार्ज क्या होती है, कूलाम होती है, दूसरे चार्ज की कूलाम हो गई है। आर की क्या होती है, मीटर होती है, तो मीटर स्क्वायर हो गई है। तो के इक्वल टू क्या हो गया है, के की वैल्यू यूनिट, के इक्वल टू हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। तो लो इसकी यूनिट बन गई। कौन सा बड़ा तीर मारना है। हाँ, तो हम लोगों ने क्या बताया है कि आखिरकार इसकी वैक्यूम में वैल्यू कितनी होती है। देखो, जो के की वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड ऑन मीडियम होती है, मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है। बताऊँगा कैसे, बताऊँगा आखिरकार कैसे। तो इसका मतलब है कि जो के की वैल्यू होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। आखिर कौन से मीडियम में रखा, मतलब एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, पानी में रखा है, तेल में रखा है, कहाँ रखा है, उस पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मीडियम समझ में नहीं आ रहा, मुझे ही पता है, घबराओ नहीं, मीडियम की बिल्कुल क्लियर करूँगा आगे। इतना चीज़ समझ लो। देखो, अब पलटते हैं आगे। अब देखो, इसी पे हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी पीएचडी कर डालते हैं। क्या कर देते हैं, पीएचडी कर देते हैं कि एफ की वैल्यू हो गई है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या है आर स्क्वायर। देखो, जैसे तुम ले लो NaCl, Na प्लस मतलब होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। मैं कहानी बहुत पहले समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब पॉजिटिव वन है ना। पॉजिटिव वन का मतलब होता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके पॉजिटिव वन है, तो इसका चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। जो Cl माइनस है उसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका चार्ज है 1/6 × 10⁻⁹ कूलाम। और NaCl की मान लो बॉन्ड लेंथ, जैसे हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लेंथ, वो मान लेते हैं 8 एंगस्ट्रॉम। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि 8 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम मतलब होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो जैसे मान लो अभी कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। तो आखिरकार मतलब ऐसे रखा है Na प्लस और Cl माइनस। देखो, हमने रख लिया है, तो हमने कहा F इक्वल टू क्या हो गया कि Na प्लस का चार्ज और Cl माइनस का चार्ज और नीचे बॉन्ड लेंथ का स्क्वायर। कन्फर्म। देखो, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ Na प्लस की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। Cl माइनस की कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव का है। और बॉन्ड लेंथ कितनी है, 8 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो भी वैल्यू आई उसको तुम लिख लो, इसे सॉल्व करो। जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो इसका आंसर आता है 0.36 × 10⁻9 × 10⁻38 अपॉन 10⁻20। तो 0.36 × 10⁻29 माइनस 38, तो 0.36 × 10⁻⁻9 न्यूटन। देखो, अगर ये किसी को ये सब समझ में नहीं आता, देखो ऐसे याद करते हैं, दो ऐसे समझो कि अगर 10⁻9 लिखा है और 10 की पावर लिखा है 5, तो लिख सकते हैं 10⁻9 + 5, तो हो जाएगा 10⁻14। अगर कहीं लिखा है कि 1/10⁻4, तो इसको लिख लो 10⁻⁻4। और अगर कहीं लिखा है 1/10⁻⁻5, तो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻5। बायो वालों को इसमें प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता। मैथ वाले तो फिर भी जल्दी समझ जाते हैं। थोड़ा इस तरीके का है कि नीचे को ऊपर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर दोनों के नंबर सेम हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे
2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 हो जाता है। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 बार 2 का मल्टीप्लिकेशन। समझे? इस तरीके का आएगा। इसका मतलब है कि जैसे मान लो Na प्लस है और ये Cl माइनस है, इसको समझो। इन दोनों के बीच की मान ली थी हमने 8 एंगस्ट्रॉम। देखो इस 0.36 का मतलब क्या, सबसे पहले इस बात को हमें समझना है। इस 0.36 का मतलब ये है कि एक सोडियम है ना, ये एक क्लोरीन को अपनी तरफ इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। कितने से कर, इतने फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इसको दोबारा से घुमा के कहें तो इसका मतलब ये है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसका मतलब ये जो क्लोरीन है ना, वो सोडियम को अपनी तरफ 0.36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है। देखो यहाँ नेगेटिव आया होगा, घबराना नहीं है। नेगेटिव साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन शो करता है अट्रैक्शन। क्या शो करता है, अट्रैक्शन। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 एंगस्ट्रॉम। 1-1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। इसका भी एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही चार्ज होता है। तो आंसर निकालोगे तो बस तुम्हारे पास आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो पता इसका मतलब पता क्या है कि इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम अनीता रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं विनीता। इसका नाम है कि अनीता विनीता को इतने फोर्स से धक्का दे रही, रिपेल कर रही है। या अपने इसको समझ सकते हैं कि विनीता अनीता को इतने फोर्स से धक्का दे रही है। ये होता है इस फोर्स का मतलब है। इस तरीके समझो। मुझे पता है कि थोड़ा बोरिंग लग रहा है, देखो समझ गया कि नहीं। लेकिन जब तुम NaCl जो नमक लेते हो, उसे जब तुम पानी में डालते हो तो क्या कर जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व क्यों हो जाता है और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, ये दोनों ही इसी टॉपिक में समझ में आ जाएंगे। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो जब कोई भी चीज़ तुम वाटर में डालोगे ना, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उसे 80 टाइम्स कम कर देता है। क्या कर देता है, 80 टाइम कम। जैसे मान लो इसका अभी कितना 0.36 था ना, इंटू 10⁻⁹ जो तुम पानी में डालोगे ना, तो इनके बीच का पता कितना डिस्टेंस वही रहेगी, 8 एंगस्ट्रॉम। चार्ज भी वही रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹। सब कुछ सेम रहेगा। मीडियम चेंज होने की वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। यहाँ पता फोर्स की वैल्यू पता कितनी आएगी, 0.36 इंटू 10⁻⁹ को 80 से डिवाइड कर दो, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ जाता है 0.004 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। इस -9 का न्यूटन है कि जो अभी तुम्हारे पास फोर्स था वैक्यूम में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इतने फोर्स से वो लोग आपस में बंधे हुए थे 0.3 से 10⁻⁹ न्यूटन से, अब वो जाके हो गया है 0.004 इंटू 10⁹ मतलब उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो 80 गुना कम हो गया है। और जब 80 गुना कम हो जाता है तो बॉन्ड मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दूर हो जाने के बाद वो मॉलिक्यूल्स अब फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैटाइंस एनाइंस का फॉर्मेशन हो जाता है मीडियम में। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। मतलब हमने देखा कि के की आखिरकार वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 मतलब, और के की मतलब 1/4π तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो के की वैल्यू जो होती है वो 1/परमिटिविटी पे डिपेंड करती है, और वैसे इसे बोलते हैं परमिटिविटी। और परमिटिविटी जो होती है वो बताती है कि आखिरकार किसी मीडियम की इन्फॉर्मेशन कि बताती है मीडियम के बारे में कि इसका मीडियम कैसा है और क्या नहीं है। देखो बहुत सिंपल सा देखने को मिलता है कि F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 एक वैक्यूम के लिए Q1 Q2 अपॉन R²।
अगर हम चार्जेस की दोनों की वैल्यू सेम रखते हैं और डिस्टेंस सेम रखते हैं, लेकिन मीडियम हम रखते हैं, मीडियम अगर हम चेंज करते हैं, वैक्यूम से वाटर जाए दूसरे मीडियम में जाए, तो फोर्स की वैल्यू भी घट जाती है। मतलब अगर परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, जो मीडियम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्री स्पेस मतलब होता है वैक्यूम, उसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बता चुके हैं कि यूनिट कैसे निकालते हैं। तो हमने सिंपल सा इसका यूनिट निकाल लिया है। और देखो एक बात याद रखना, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्योंकि कई बार बच्चे इन दोनों परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि के को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं बोलते हैं, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। देखो, और इसकी जो वैल्यू होती के की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की, वो होती 9 × 10⁻⁹, लगभग होती 8.98 होती, जिसको अप्रोक्सीम 9 मान लेते हैं। अब देखो परमिटिविटी, इसी के नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। परमिटिविटी देखो आखिरकार इसमें तुम देखोगे तो परमिटिविटी परमिट से बना है, मतलब आखिरकार जो परमिटिविटी है किसी न किसी चीज़ को परमिशन दे रही है। ज्यों ज्यों परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे फोर्स की परमिशन कम हो जाएगी। मतलब वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस के बीच में कम होता जाएगा। और एक बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि परमिटिविटी मीडियम की इन्फॉर्मेशन देती है। और मैं बता दूँ कि इसको मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुका था, मतलब लेकिन एडिटिंग में जब जाके देखा तो पहला पोर्शन ही गायब था, इसलिए दोबारा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा लग रहा है कि ओवर हो रहा है। तो हाँ, जो इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में अगर वैक्यूम में परमिटिविटी लेते हैं तो एप्सिलॉन नॉट से हम डिनोट करते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। अगर सिंपल सी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही बताएंगे, सिंपल सी भाषा में बोलें तो परमिटिविटी मतलब होता है कि स्पेस की मीडियम की इन्फॉर्मेशन देना। क्या इन्फॉर्मेशन देना? ये इन्फॉर्मेशन देना कि वो मीडियम किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी परमिशन देगी, कितनी परमिशन नहीं देगी। जहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब परमिशन कम होती जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन कम दी जाती है, वैसे वैसे फोर्स कम होता जाता है। फोर्स अट्रैक्शन भी कम हो सकता है और रिपल्सन भी कम हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब और इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब क्या रखो, इसका एक और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो, लिख लो कि इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आखिरकार ये बताता है कि आखिरकार किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएंगी। देखो मतलब घुमा फिरा के इसी के ऊपर आ जाता है कि आखिरकार वो फोर्स कितना है, मतलब ये कितना फोर्स कम करा जाएगा। जैसे अगर इसका हम मतलब समझते हैं तो परमिटिविटी कहाँ से बना है? परमिट से। परमिट मतलब किसी न किसी चीज़ की परमिशन दी जा रही है कि नहीं। तो परमिटिविटी ही बताता है, मतलब परमिटिविटी ही बताती है कि किसी मीडियम में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी परमिट होंगी, मतलब कितनी पास होंगी, मतलब उसकी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या होगी। मतलब ये सोचो कि आखिरकार परमिटिविटी ही बताती है कि किस मीडियम में उसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब फोर्स घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एफ की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हें किसके ऊपर दिख रही है? परमिटिविटी के ऊपर। अगर तुम परमिटिविटी वैल्यू की अगर मान लो दो मीडियम है, एक मीडियम ए रहा है और दूसरा मीडियम रहा है बी, इसकी परमिटिविटी की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 12। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये दोनों चार्जेस हैं, मतलब 10 कूलम और 15 कूलम, अगर तुमसे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस मीडियम में एफ फोर्स ऑफ, मतलब यहाँ नेगेटिव रख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा। तुम सबसे पहले देखोगे क्या? परमिटिविटी।
तो परमिटिविटी देखो जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा उसका फोर्स कम, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। हमने देखा कि सबसे, और जिसकी परमिटिविटी कम वहाँ फोर्स की वैल्यू ज़्यादा। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ कि कौन से मीडियम में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले ढूंढो कि परमिटिविटी किस में कम है, इसमें कम है या इसमें कम है। तुम कहोगे कि ए वाले में परमिटिविटी कम है, इसका मतलब है कि इस वाले में मीडियम ए में फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तब भी कोई घबराना नहीं, क्योंकि जिस तरीके की तुम मेंटलिटी सेट कराई जाती है काफ़ी कठिन है। मतलब जिस हिसाब से मेंटलिटी सेट कराई जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है, उस हिसाब से तो मुझे पता है कि दिक्कत आती है। लेकिन देखो बहुत सिंपल मैंने समझाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन जो जिसे परमिटिविटी बोलते हैं, ये बताता है कि आखिरकार मीडियम की इन्फॉर्मेशन देता है। Q1 एंड Q2 बताते हैं कि दो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है, और R बताता है कि उन दोनों की दूरी क्या है। देखो ऐसे समझ लो कि परमिटिविटी बताती स्थिति सही लिखा गलत मुझे नहीं पता। मतलब जो स्थिति मतलब होता है सिचुएशन, मतलब क्या हालात हैं, कहाँ इसको है। तो तुम जानते हो कि मोहब्बत भी डिपेंड करती है कि तुम्हारे क्या हालात हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्वेश्चन करने हैं मुझको लेकिन समझ नहीं आते। देखो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं क्वेश्चन सिंपल सा। देखो अपने हिसाब से मैं बनाता हूँ, जैसे मान लो एक ये रहा है। अब इसको समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ रखा, अपन पढ़ रहे हैं HCl, अपन पढ़ रहे हैं HCl का। क्या पढ़ रहे हैं? HCl। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ H+ है, यहाँ है Cl-। H+ का मतलब होता है कि इसके पास पॉजिटिव 1 चार्ज है, और पॉजिटिव 1 का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, मतलब तो इसका चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसके पास नेगेटिव मतलब इसके ऊपर है कि 1.6 × 10⁻19 नेगेटिव का। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम 4 एंगस्ट्रॉम। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, तुम कुछ नहीं ऐसे रखोगे। हम मान के चलते हैं क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसका चार्ज H+ का चार्ज Cl- का चार्ज अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। कंफर्म कि नहीं? इस तरीके से करे जाते हैं। अब देखो, अब तुमने एक जगह सुना होगा ε0, इसके स्पेलिंग लिख लो ε0। ε0 इसका मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं। और वैक्यूम मैं बता चुका हूँ कि इसकी कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 होती है वैल्यू। ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आखिरकार ε0 पता क्या बताता है? बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसे इसको अगर कोई पूछा जाएगा परमिटिविटी क्या बताती है, तो तुम इसी को कन्वर्ट कर देना। इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम, जहाँ मीडियम लिखा है ना वहाँ वैक्यूम कर देना, टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्फर्म? अभी अपन एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, ये आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक एक प्रकार का फोर्स है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो हमेशा याद रखना जितने भी फोर्स होते हैं सब वेक्टर होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक कौन है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो तुम सिंपल सा फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तुम्हें यूज़ करने पड़ेगा वेक्टर मेथड। इसको हम तुम्हें इस तरीके से समझाते हैं। देखो समझो, अब इस तरीके को समझते हैं अपन इस तरीके से। देखो सुनो, जैसे हम समझते हैं इसको, तुम्हारे पास है H2O। क्या है? H2। चलो इससे भी नहीं समझते अपन, अब समझते हैं CaCl2। इसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जिस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे आखिरकार देखो हमने बोल दिया कि बॉन्ड एंगल का मतलब होता है कि दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल, हमने बोल दिया 60 डिग्री।
और हमने बोल दिया बॉन्ड लेंथ जो है मतलब सब सिंगल बॉन्ड है वो मान लिया हमने कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे अगर हम इसमें पूछें कि इस पर Ca और कैल्शियम के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, क्या लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, देखो केमिस्ट्री के जैसा लग रहा क्वेश्चन, अपन करेंगे इसे कहाँ फिजिक्स में। हमने मान लिया जैसे CaCl2 है, स्ट्रक्चर बनाओ Ca Cl और Cl, इसमें क्या गया है बॉन्ड एंगल कितना है 60 डिग्री, बॉन्ड लेंथ कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम। और आखिरकार निकालना कि इस कैल्शियम के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। देखो हम जानते हैं कि Ca+2 हो जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर आया है +2, +2 का मतलब होता है कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कन्फर्म। और ये होता है Cl माइनस, तो इसे कैसे लिख देंगे, इसको हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज इसका वही चार्ज हम इसका भी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो इसे और इसे अपन पॉइंट रख लेते हैं कुछ ऐसे, ये जुड़ा है ना, अरे यार सिंगल बॉन्ड बनाना है डबल बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ये रहा है। अब तुम क्या जानो हो कि ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है अट्रैक्शन, हमें फोर्स इस पे निकालना है, इसका मतलब कि ए वाला कैल्शियम जो इसका नाम ए रख लेते हैं, ए वाला क्लोरीन अपने तरफ इसे खींच रहा होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा टूवर्ड इसके साइड। इसका नाम विनीता रख लेते हैं, विनीता क्या है कि ए नेगेटिव है ए पॉजिटिव, ए भी अपनी तरफ खींच रही होगी। मतलब कोई पति है उसकी 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी इस साइड से खींच रही है एक पत्नी इस साइड से खींच रही है, तो बताओ पति कहाँ जाएगा, वही डिसाइड करना है। मतलब आखिरकार की रिजल्टेंट उसका फोर्स कहाँ होगा देखो। और इन दोनों के बीच में कितना है, हाथों के बीच में एंगल है 60। तो सबसे पहले इतना तुम भूल जाओ, ये तुम्हें मुझे पता है क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, घबराओ नहीं। देखो हम सबसे पहले निकालें थे कि अनीता विनीता और इसका नाम है चंदन, क्या है चंदन। अनीता एंड चंदन के बीच में कितना अट्रैक्शन है, कितना अट्रैक्शन है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, वैक्यूम में रखे हैं Q1 Q2/r², 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और 1.6 × 10⁻⁻19 कन्फर्म। और नीचे डिस्टेंस कितनी है, नीचे डिस्टेंस हमने दी है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ये अनीता और चंदन के बीच में है, F1 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। अब हम निकालना किसके बीच में, चंदन और विनीता के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चंदन एंड विनीता के बीच में कितना है, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2/r², 9 × 10⁹ -1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन m × 10⁻10 स्क्वायर। तो हमने क्या देखा है कि ये रहा F1 ये रहा F2 एंड F2। अगर देखो सुनो बहुत सिंपल सा कहानी है, तुम क्या निकालोगे F1 की तुम्हें वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी यार, ये 5 के लिए फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फिर सब कुछ करना पड़ेगा, तो अपन ऐसा करते हैं कि 8 कर देते हैं, क्योंकि 8 के लिए अपन निकाल चुके थे ना। तो इसका हो जाएगा F1 की वैल्यू आई 0.36 × 10⁻⁹9 और F2 की वैल्यू आई है भी 0.36 × 10⁻⁻9। नेगेटिव में मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, घबराओ नहीं। देखो ये भी नेगेटिव मतलब सिंपल से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है।
अगर ये फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती, क्या होती, फोर्स होता है स्केलर क्वांटिटी, तो एफ नेट की वैल्यू पता क्या आती, F1 प्लस F2, मतलब 0.36 इंटू 10⁻⁹ और माइनस 0.36 इंटू 10⁻⁹, तो आंसर हो जाता 12,617। अगर ये फोर्स क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि स्केलर सिंपल सा एडिटिव नेचर शो करता है, लेकिन फोर्स क्या है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर जो वेक्टर होता है तो उसमें निकालते एफ नेट की वैल्यू निकालते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या निकालते हैं, F1 F2 और 2F1 कॉस थीटा। देखो F1 जो लिखा है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1, और इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, मतलब यहाँ लेंगे हम, क्या लेंगे, इसका मतलब लेंगे हम 0.36 इंटू 10⁻⁹, इसमें लेंगे 0.36 इंटू 10⁻⁹। और कॉस थीटा जो लिखा है, ये थीटा है एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो बता बेटा इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, तुम कहोगे कि थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो देखने को मिल रही है 60। तो जो एफ नेट की वैल्यू होगी, मतलब एफ नेट का मतलब होता है कि अगर पति में कितना फोर्स लग रहा है, मतलब पति को कितने से खींचा जा रहा है, मतलब पति कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0.36 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर प्लस 0.36 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर प्लस 2.36 इंटू 10⁻⁹, 0.36 इंटू 10⁻⁹ और कॉस 60। देखो तो जो तुम एफ नेट की वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 0.36 इंटू 10⁻⁹ अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 0.36 इंटू 10⁻⁹, 1 प्लस 1 प्लस और 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो 0.36 इंटू 10⁻⁹। अभी देखो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, इसका मतलब ये है कि पति पे इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है 0.36 इंटू 10⁻⁹√3। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैसे समझते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके लिए तुम्हें नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा। मम्मी से बोलो मम्मी नर्सरी में एडमिशन दिलाओ, हम भी गले में बोतल टांग के और जिम में रूमाल रख के जाएंगे, टॉम एंड जेरी वाला बैग खरीदेंगे, तब जाके कैलकुलेशन समझेंगे। इसको थोड़ा दिमाग लगाओ तब जाके समझ में आएगी। तो हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, पढ़ते पढ़ते आया है इंटरेस्ट, तो एक काम हमारे लिए भी कर दो कि कम से कम 3 फ्रेंड के साथ कर दो वीडियो शेयर। क्या करो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। बताएं कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ अलग सा लगा कि नहीं लगा। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है CA-CL2 में पढ़ लिया, दुनिया कुछ पढ़ा रही, अपन को मतलब नहीं है। अपन ने NaCl से पढ़ लिया, ज़्यादा फील हुआ। अगर हम बोलते कि यहाँ पॉजिटिव रखा है, यहाँ नेगेटिव रखा, फलाना ढकाना ढमकाना, अरे क्या करना यार, ऐसा चीज़ बताना जिससे फील आता हो। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा फील आने वाला है, तब तक जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बिंदास मजा आएगा यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक ना चुटकी बजाते सॉल्व करोगे तो चुटकी बजाते। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।